नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आया हूं। ये शख्स डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास का वो पहला राष्ट्रपति बन गया है जिसके खिलाफ दूसरी बार महाअभियोग प्रस्ताव लाया गया है। जी हां, उनके खिलाफ कल रात महाअभियोग प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया और आपके स्क्रीन पर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव के पक्ष में 232 वोट्स पड़े और उसके खिलाफ जो है 197 वोट्स पड़े। और क्या आप जानते हैं, इसमें 232 में से 222 वोट्स डेमोक्रेट्स के हैं, यानी कि ट्रंप के विरोधियों के, और उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी में से 10 लोगों ने ट्रंप के खिलाफ वोट किया। और यह महाअभियोग प्रस्ताव क्यों लाया गया? यह महाअभियोग प्रस्ताव लाया गया इन तस्वीरों की वजह से। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले ट्रंप एक भाषण देते हैं, एक भड़काऊ भाषण देते हैं, और उस भाषण से भड़क कर कई लोग कैपिटल हिल में हमला बोल देते हैं। उस पूरे मामले में 6 लोगों की मौत होती है, जिसमें एक पुलिस वाला भी है। और होता क्या है दोस्तों, हमारे भारत के अंदर तेजस्वी सूर्या जो कि बीजेपी का सांसद है और अमित मालवीय जो कि बीजेपी प्रचार तंत्र का मुखिया है, दोनों ट्रंप के पक्ष में मैदान में उतर के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे वॉशिंगटन, अमेरिका पहुंचे थे, और उन्होंने यह बयान दिया था जो आप भी सुन सकते हैं फिर से। The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। अब की बार ट्रंप सरकार, यानी कि इससे पहले आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने अमेरिका की जमीन पर जाके किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में समर्थन नहीं दिया था। तो ट्रंप की नाक कटी तो कटी, एक अलग बात है। अमेरिका की नाक कटे तो कटे, वो एक अलग बात है। मगर भारतीय जनता पार्टी अपनी नाक के जरिए भारत की नाक भी काटने के चक्कर में थी। मगर मैं जानता हूं आपके जहन में सवाल होगा कि अब जबकि ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पारित हो गया है, इसके बाद क्या होगा? दोस्तों, अब 2 विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प, सेनेट में कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जो मौजूदा सेनेट है, मगर ट्रंप की बतौर राष्ट्रपति आयु सिर्फ 7 दिनों की है, यानी कि मौजूदा सेनेट में यह कार्रवाई नहीं हो पाएगी। यानी कि दूसरा विकल्प आपके सामने, राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपति पद से हटने के बाद आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, जो है हियरिंग नहीं हुई है। अब तक इससे पहले 2 राष्ट्रपतियों के खिलाफ इंपीचमेंट को लेकर कार्रवाई हुई है, या 2 राष्ट्रपतियों के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया गया है। पहला 1868 में एंड्रयू जैक्सन, और दूसरा बिल क्लिंटन 1998 और 1999 में। इन 2 चेहरों के खिलाफ अब तक इंपीचमेंट प्रोसेस लाया गया है, वो भी तब जबकि दोनों राष्ट्रपति थे। ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति हो सकते हैं जिनके खिलाफ पद से उतरने के बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। मगर अगर ये कार्रवाई सफल हो जाती है और अगर ये इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स ट्रंप के खिलाफ हो जाती हैं, तो इसका क्या नुकसान होगा ट्रंप को? जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रंप के पास अभी एक मौका और है जब वो राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। जी हां, अगर इन इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स में ट्रंप हार जाते हैं तो इसका नतीजा ये होगा दोस्तों कि 2024 में ट्रंप जो हैं वो फिर से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये नुकसान ट्रंप को होने वाला है। मगर मैं आपको बार बार बता रहा हूं दोस्तों कि इसका नुकसान दरअसल भारत को क्या होने वाला है। भारत को सीधा सा नुकसान यह है कि अब जो बाइडेन जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन रहे हैं। दूसरी तरफ भारत ने अपनी तरफ से ट्रंप को अपना समर्थन जतला दिया था, तब जबकि वो राष्ट्रपति थे और तब जबकि वो राष्ट्रपति पद से हटने वाले थे। और भारत ने, और कम से कम अमित मालवीय और तेजस्वी सूर्या ने उस वक्त अपना समर्थन जतलाया जब ट्रंप जो हैं हिंसा को भड़का रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ट्रंप को समर्थन देकर कितनी बड़ी गलती की, क्योंकि ट्रंप के चलते जो नजारे अमेरिका में हमने देखे हैं वो इससे पहले कभी नहीं हुए। मसलन न्यूयॉर्क टाइम्स की ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये खबर पढ़िए। These are National Guard members in the Capitol on Wednesday as the
हाउस इज पॉइज्ड टू इम्पीच प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर अ सेकेंड टाइम। आप देख सकते हैं यह है नेशनल गार्ड्स किस तरह से सो रहे हैं कैपिटल हिल के अंदर, अमेरिकी संसद के अंदर। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, This was a heavily militarized presence in and around the Capitol as the House met to debate impeaching President Trump. आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर बाकायदा नेशनल गार्ड्स जो हैं वो मार्च कर रहे हैं अमेरिकी संसद के अंदर। ऐसे नज़ारे आज से पहले कभी भी अमेरिका में दिखाई नहीं दिए। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये हैं रेबेका बक, जो कि CNN की संवाददाता हैं, और उन्होंने अपने ट्वीट में 4 बहुत दिलचस्प तस्वीरें पेश की हैं। सबसे पहले तो मौजूदा तस्वीरें हैं सेनेट की, जहां पर नेशनल गार्ड्स ने डेरा लगाया हुआ है, सो रहे हैं, वो ये 2 तस्वीरें आप देखिए। अब 1861 से 1865 के बीच जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था, उस वक्त की ये 2 तस्वीरें वो पेश कर रही हैं। वो बतला रही हैं कि उस वक्त जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था और लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी, जब अमेरिका नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स में विभाजित था, उस वक्त के हालात देखिए और अब के हालात देखिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि 1861 में जो अराजकता अमेरिका में थी, उसी तरह की अराजकता अब भी दिखाई दे रही है। मगर मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि अमेरिका दुनिया भर को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है, दुनिया भर में तख्ता पलट करते रहता है, जैसा कि उसने अफगानिस्तान में किया, इराक में किया, सीरिया में किया और न जाने कितने देशों में किया। वो तख्ता पलट करने की कोशिश करता रहा है और इसलिए आज उनकी आलोचना की जा रही है कि तुम जो दुनिया भर को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाती हो, आज तुम्हारी क्या हैसियत हो गई है। यकीनन ये अमेरिकी लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मगर आप एक चीज भूल रहे हैं, ये जो इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स में 232 वोट्स पड़े हैं ट्रंप के खिलाफ, इनमें से 10 उन्हीं की पार्टी ने उनके खिलाफ वोट दिए हैं। इसके मायने आप समझते हैं? यानी कि अभी भी ट्रंप की पार्टी के अंदर जो लोग उनकी हरकत को सही मानते हैं, उनकी पार्टी के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो उनके खिलाफ थे। और बात वो नहीं है। आप जानते हैं ट्रंप की इस हरकत को उनका जो प्रो ट्रंप मीडिया है, यानी फॉक्स न्यूज, उसने बिल्कुल भी कोई समर्थन नहीं दिया। वहां की सेना ने इसे बिल्कुल भी समर्थन नहीं दिया। उल्टा सेना में इस बात को लेकर डर है कि क्या ट्रंप के हाथ में न्यूक्लियर कोड्स हो सकते हैं। आपको याद होगा कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सेना के साथ मुलाकात की और उन्होंने कहा कि ट्रंप के हाथ से न्यूक्लियर बटन यानी परमाणु बटन छीन ली जाए, क्योंकि यह आदमी मेंटली अनहिंज्ड है, मानसिक तौर पर असंतुलित है। यह आदमी कुछ भी कर सकता है। जी हां, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, और वो मानसिक तौर पर असंतुलित। और वहां की सेना ने भी ट्रंप का समर्थन नहीं किया, वहां की मीडिया ने ट्रंप का समर्थन नहीं किया। यानी कि अमेरिका के लोकतंत्र की जड़ें इस वक्त मजबूत हैं। वहां की सेना, न्यायपालिका, वहां का मीडिया अभी भी मजबूती से इस तरह की अराजकता के खिलाफ है। और भारत में क्या होता है? भारत में यह होता है दोस्तों कि एक जज कम से कम 5 ऐसे फैसले सुनाता है जिसका फायदा राजनीतिक तौर पर बीजेपी को होता है, यानी कि रंजन गोगोई। और जब वो रिटायर होते हैं तो सिर्फ 4 महीने के अंदर वो राज्यसभा में घुस जाते हैं बीजेपी की मदद से। और आज भी किसान वाले मुद्दे पर भी आप जानते हैं जो कमेटी बनाई गई है, वो चारों के चारों सदस्य भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। तो इन तमाम मुद्दों से हमारे लोकतंत्र पर सवाल उठना लाजमी है। और मीडिया के बारे में तो मैं न जाने कितनी बार कह चुका हूं। 2014 के बाद से मीडिया इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर सत्ताधारी पार्टी की अराजकता का समर्थन कर रहा है। क्या यह बात गलत है? और मैं कुछ और सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या हमें हक है अमेरिका के लोकतंत्र पर सवाल करने का? 1984 पर निगाह डालिए। भारत के अंदर सिखों के खिलाफ नरसंहार होता है। उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते हैं कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है, धरती हिलती है। इस तरह का शर्मनाक बयान आखिर एक प्रधानमंत्री कैसे दे सकता है? मगर फिर देश की जनता उन्हें 400 सीटों से नवाजती है।
क्या ये लोकतंत्र है या ये भीड़तंत्र है? थोड़ा और आगे चलते हैं। 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल कमीशन लेकर आते हैं तो उसके जवाब में लालकृष्ण आडवाणी राम रथ यात्रा शुरू कर देते हैं। 1990 से लेकर 1993 तक, जिसमें 1992 में बाबरी गिराया जाता है, उसके बाद मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और 1993 में फिर मुंबई में दंगे होते हैं। इन 3 सालों में कम से कम 3,500 लोग मारे जाते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी की ताकत लगातार बढ़ती रहती है। इस हिंसा का उसे कोई नुकसान नहीं होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1984 और 1992 हमारे सामने 2 मिसालें हैं। हमने तो हमेशा अराजकता को इनाम दिया है। फिर 2002 की तरफ चलते हैं। 2002, जी हां, 2002 में गुजरात में दंगे होते हैं, 1000 से 1500 मुसलमान मारे जाते हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात मॉडल पर सवार होकर लगातार ताकतवर होते जाते हैं और फिर वो 2014 में देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो मैंने आपको 3 मिसालें दी, 1984, 1992 और 2002। मगर इसका एक और पहलू है। चाहे 1984 हो, चाहे 1992 और 90 या 1993 हो या फिर 2002, भारतीय मीडिया ने हमेशा जो है दंगों को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक पार्टियों की आलोचना की थी। 84 में मैं आपको बताना चाहूंगा, उस वक्त मीडिया ने कांग्रेस के किरदार पर, उस वक्त की सरकार की ढिलाई पर हमेशा उसके खिलाफ रिपोर्टिंग की है। उसी तरह से 90 से 92 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत थी, उसके खिलाफ मीडिया ने हमेशा लिखा था। 2002 में जब गुजरात दंगे हुए थे तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा, उस वक्त मैं बीबीसी लंदन में था और मुझे याद है उस वक्त 2 न्यूज चैनल्स हुआ करते थे, आज तक और एनडीटीवी। दोनों ने जमीन पर जाकर गुजरात सरकार की जो नाकारा बर्ताव था, नाकामी थी, उसको खुलकर एक्सपोज किया था। एनडीटीवी ने एक अहम किरदार निभाया था उस वक्त और नतीजा यह हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीटीवी से इस कदर नाराज हैं कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, एनडीटीवी की मुसीबत लगातार बनी हुई है। तो 2014 से पहले क्या होता था? बेशक ये घटनाएं हो रही थी जिसने भारतीय लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए, मगर हमारा मीडिया सक्रिय था। मगर 2014 के बाद क्या हुआ? 2014 के बाद जेएनयू को बदनाम किया गया, मीडिया अराजक तत्वों के साथ थी। जामिया को बदनाम किया गया, मीडिया अराजक तत्वों के साथ थी। किसानों को बदनाम किया गया, मीडिया अराजक तत्वों के साथ थी। बलात्कार होता है, मीडिया बलात्कारियों के पक्ष में थी, चाहे वो जम्मू का कठुआ हो, हाथरस हो। तो आपने मीडिया का किरदार यहां देखा। यही नहीं, दिल्ली में दंगे होते हैं, वो बेहोश मिश्रा, कपिल मिश्रा खुलेआम आकर कहता है कि आज तो ट्रंप है, मैं जा रहा हूं, ट्रंप के जाने के बाद मैं फिर आऊंगा, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। उस आदमी का नाम चार्जशीट में नहीं है। मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो समर्थन करता है किसका? वो समर्थन करता है कपिल मिश्रा का, जबकि उस आदमी के खिलाफ चार्जशीट, उसका नाम चार्जशीट में होना चाहिए था, उसे जेल में होना चाहिए था। और जेल में आपने उमर खालिद को डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। तुमने ये तक झूठ बोला कि उमर खालिद ने अपना गुनाह कबूल लिया है, जबकि अदालत में जाकर उमर खालिद ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 2014 के बाद भारतीय लोकतंत्र के साथ ये हो गया है। इसलिए जब आप में से कई लोग अमेरिकी लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं तो हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि हमारा लोकतंत्र आखिर किस दिशा में जा रहा है, कहां पर जा पहुंचा है। बहरहाल सुनिए सरकार में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें।
ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।